तो कल हमने मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में देखा था। आज एक्सप्लेन स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग और मार्केटिंग प्लानिंग मैनेजमेंट का प्रोसेस, उसके बारे में देखना है। यहाँ से छोटे क्वेश्चन है सब। जो बड़ा क्वेश्चन था वो कल हमने कंप्लीट किया। इसमें पहला देखें तो मार्केटिंग प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, उसके बारे में सबसे पहले अपने देखें। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज डन विद द कॉन्टेक्स्ट of the organization. A company's organization consists of the structure, policies, and corporate culture, all of which can become dysfunctional in a rapidly changing business environment. अब डिसफंक्शनल का मतलब काम करना बंद कर देना, उसको डिसफंक्शनल बोला जाता है। याद है, अपने ऐसा देखते हैं नॉर्मली कि अगर बिजनेस अपने एनवायरनमेंट को बराबर से समझ नहीं पाएगा तो बिजनेस उसी एनवायरनमेंट के अंदर डूब जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। Corporate culture has been defined as the shared experiences, stories, beliefs, norms that characterize an organization. यानी जो हमारे एक्सपीरियंसेस है, कल्चर का मतलब क्या, कॉरपोरेट कल्चर का मतलब क्या, कि जिस बिजनेस के अंदर अपने काम करते हैं ना, उसमें हमने एक दूसरे से एक्सपीरियंस शेयर किए, स्टोरीज, बिलीव्स, नॉर्म्स, सबको पता है कि यहाँ पे वैसा ही चलेगा, तो ये हमारा कल्चर हो गया ऐसा। Successful companies may adopt a new view of how to design their strategies. The traditional view is that senior management hammers out यानी plans out. Hammers out का मतलब बनाना, तैयार करना. Hammers out the strategy and hands it down, और उसको सौंपा जाता है. Moreover, management should develop strategy by identifying and selecting among different views of the future. यानी फ्यूचर के बारे में बाद में सोचा जाता है बहुत सारी चीजों को, लेकिन पहले तो क्या, सबसे पहले हम अपनी स्ट्रेटेजी को बनाएंगे और उस स्ट्रेटेजी को बना के अपने ऑर्गेनाइजेशन के, अपने हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों के हाथ में सौंपेंगे। तो मैनेजर्स थिंक थ्रू ईच स्टेप विद द क्वेश्चंस व्हाट विल वी डू इफ इट हैपेंस। यानी हर बार वो सोचा जाता है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। दे अडॉप्ट वन सिनेरियो एज द मोस्ट प्रोबेबल। वो हमेशा क्या करते हैं, एक सिनारियो यानी एक कंडीशन को सबसे प्रोबेबल यानी सबसे अच्छी कंडीशन समझ के चलते हैं, और वॉच फॉर साइंस दैट माइट कंफर्म और डिसकंफर्म दैट सिनारियो। एक सिंपल सा एग्जांपल जिससे समझ में आ जाएगा आपको, देखो। अगर कोई चीज को इम्प्लीमेंट करना है तो इम्प्लीमेंट करने के टाइम पे सही होगा कि गलत होगा, तो मैंने पहले थोड़ा काम आगे बढ़ाया, फिर उसके बाद में मैं चेक करूंगा कि जो मैंने सोचा वो सही है कि गलत है। अगर सही है तो मतलब वो कंफर्म कर रहा है, और अगर गलत है तो वो डिसकंफर्म कर रहा है। तो सही के गलत जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हर सवाल के जवाब के बाद हमको ये चेक करना पड़ता है, बार बार रुक रुक के चेक करना पड़ता है कि क्या हमने जो प्लान बनाए है वो प्लान हमने बराबर से इम्प्लीमेंट किए भी कि नहीं किए। अब बिजनेस यूनिट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, 8 अलग अलग स्टेप्स इसके अंदर बताए गए हैं। देखो, पहला स्टेप है इसके अंदर, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस इज टू डिसाइड द बिजनेस मिशन। मिशन यानी पर्पस, बिजनेस क्यों तुमने एस्टैब्लिश किया। अब बिजनेस मिशन को डिसाइड करने के लिए इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस। हम क्या करेंगे, हम अपने एनवायरनमेंट, इंटरनल तो अपने कंट्रोल में है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेक करेंगे और उसमें हम अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एनालिसिस करेंगे। द थर्ड स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी इज टू एनालाइज इंटरनल एनवायरनमेंट ऑल्सो। यानी याद रखना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से तुमको अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स मिलेगी, लेकिन जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उससे तुमको स्ट्रेंथ और वीकनेस मिलेगी, कि तुम्हारी खुद की स्ट्रेंथ क्या है और तुम्हारी खुद की वीकनेस क्या है। फोर्थ स्टेप क्या आता है, गोल फॉर्मुलेशन। अब अपने टारगेट बनाएंगे। गोल फॉर्मुलेशन एक बार खत्म हुआ, उसके बाद में
Fourth step in the process of strategic planning goal is for process is goal formulation. अब goal formulation over, तो उसके बाद में अपने स्ट्रेटेजी बनाएंगे टू अचीव अ डिजायर मिशन. एक मिशन को पूरा करने के लिए, हमको क्या करना पड़ेगा? हमको नेक्स्ट स्टेप ये डिसाइड करना पड़ेगा, एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी. एक बार स्ट्रेटेजी बन गई तो उसके बाद में अपने प्रोग्राम्स बनाएंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम उस स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए. फिर आफ्टर द वर्क कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ बिजनेस मिशन देयर विल बी कंटिन्यूड फीडबैक. फीडबैक यानी मतलब क्या? कि तुमने जो किया उसमें तुमने कितना सही गलत किया, उसका फीडबैक लेना जरूरी है तुम्हारे लिए. और लास्ट में आता है उसके बाद में, देयर शुड बी कंट्रोल ऑफ द होल बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस मिशन. और जो मिशन चल रहा है उसके बेस के ऊपर हमें कंट्रोल भी करना पड़ेगा. यानी एक्टिविटी सही जा रही है कि गलत जा रही है, उसको देख के उसको कंट्रोल करना जरूरी है. अब देखो यहाँ क्या लिखा है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग. या तो ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेज अंदर इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग. यानी मार्केटिंग कहाँ से शुरू हुआ, उसका इवोल्यूशन यानी मतलब एक के बाद एक स्टेजेस के अंदर मार्केटिंग चालू हुआ. तो सबसे पहले हमने मार्केट के बारे में देखा. मार्केट यानी क्या? तो मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स who come into contact with each other either directly or indirectly for a particular product or product class. एक प्रोडक्ट के लिए या तो पूरी एक तरह की प्रोडक्ट्स अलग अलग, उन सब के लिए जो एक जगह पे मिलते हैं, वो लोग मार्केट क्रिएट करते हैं. इसमें बायर्स और सेलर्स का होना जरूरी है. तो मार्केट इज अ कलेक्शन ऑफ कस्टमर्स. तो मार्केट में कौन कौन होते हैं? एक तो सेलर्स, इंडस्ट्रियल बायर्स एंड कलेक्टिव, यानी साथ में मिलके खरीदने बेचने वाले. अब दूसरा आता है मार्केट. मार्केटिंग यानी क्या? तो सोसाइटल प्रोसेस है जहां पे अपने एक दूसरे से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं. इंडिविजुअल और ग्रुप्स से अपने इंफॉर्मेशन जो हमको चाहिए वो ऑब्टेन करते हैं. हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन मांगते हैं एंड वांट थ्रू एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स. और हम क्या करते हैं उसको, हम उसको दूसरे के साथ में एक्सचेंज करते हैं. हमारी प्रोडक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, वैल्यू वाली प्रोडक्ट को हम एक्सचेंज करते हैं. अब फिलिप कोटलर ने मार्केटिंग को क्या बताया? तो मार्केटिंग इज ए ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड एट सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स थ्रू एक्सचेंज प्रोसेस. कैसे करना है इसको? एक्सचेंज प्रोसेस से. मतलब मुझे जो चीज चाहिए मैं तुमसे खरीद रहा हूँ, और तुमको जो चीज चाहिए वो चीज तुम मुझे यानी जो पैसे तुमको मुझसे चाहिए वो तुम मुझसे पैसे एक्सचेंज कर रहे हो. यानी दोनों एक दूसरे की जरूरतों को सेटिस्फाई करें, यहाँ पे मार्केटिंग का मेन मकसद पूरा होता है. तो मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स प्लानिंग, एनालाइजिंग, implementation and control of program designed to create, build and maintain mutually beneficial exchanges and relationship with target markets for the purpose of achieving organizational objectives. यानी हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करेंगे, यानी मतलब एक्सचेंज करना, म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंजेस. अब म्यूचुअली बेनिफिशियल आगे भी समझा चुका कि जो मुझे फायदा हो वो चीज तुम मुझे दोगे, और आपको फायदा हो वो चीज मैं आपको दूंगा. तो म्यूचुअली बेनिफिट दोनों का होना चाहिए. द टर्म मार्केटिंग मैनेजमेंट इज अ कंबाइंड ऑफ टू वर्ड्स, मार्केटिंग और मैनेजमेंट. मार्केटिंग का मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साथ में, और ये फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ से जाता है? प्रोड्यूसर से कस्टमर. जबकि मैनेजमेंट का मतलब तो हम जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड मोटिवेटिंग. अब ये अलग अलग स्टेजेस बताए गए तुम्हारे कि द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग स्टेजेस आर एज फॉलोज. सबसे पहला स्टेज था सेल्फ सफिशिएंट स्टेज. सेल्फ सफिशिएंट स्टेज का मतलब क्या? देयर विल बी नो कंपोनेंट, कोई भी नहीं था, यानी ना बायर ना सेलर. जो चीज चाहिए खुद ही बना लेते थे और खुद ही उसको कंज्यूम कर लेते थे. आफ्टर द फर्स्ट स्टेज, बायर और सेलर उसके बाद में आए, फर्स्ट स्टेज के बाद में. और उसके बाद में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाद में शुरू हुए. देन आफ्टर सिमिलरली
Once a similar product produced afterwards, there is production change stage. प्रोडक्शन में चेंजेस आ रहे हैं. देखो ये स्टेज में product should be widely available with different images. It is also known as conception stage. कंसेप्शन स्टेज का मतलब क्या? अब माइंड में एक इमेज तुम्हारी क्रिएट होती है कि ये प्रोडक्ट यानी ऐसी दिखती होगी या ऐसा परफॉर्म करती होगी. उस तरह से तुम्हारे माइंड में एक क्लियर इमेज डेवलप करना, उसको कंसेप्शन स्टेज बोला जाता है. फिर उसके बाद में सिमिलरली आफ्टर दिस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट विथ इनोवेटिव फीचर्स, नए नए फीचर्स के साथ में नई प्रोडक्ट्स तुम्हारे सामने आएगी. ये प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज बोला जाता है. यानी इसमें हम प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यानी प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाली बना के हम सामने वाले के सामने रखते हैं. इसको अपने प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज बोलेंगे. बिफोर few decades the selling concept comes into existence in which aggressive selling. अब यहाँ पे सिर्फ क्या करना है? बेचो, कुछ भी हो जाए बेचो. कस्टमर को किसी भी तरह से कन्विंस करो और प्रोडक्ट को बेचो. ज्यादा से ज्यादा सेल करना है आपको. तो ये सेलिंग कंसेप्ट, सिर्फ बेचना. बट द सेलिंग कंसेप्ट हैज इट्स ओन लिमिटेशन, उसके खुद के लिमिटेशंस. देन द कस्टमर्स डिमांड टू प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन सच अ वे कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने वाली चीजों को ही कंज्यूमर खरीदेगा. उसके अलावा दूसरी कोई चीज को कंज्यूमर खरीदने के लिए मार्केट में जाएगा ही नहीं. तो इसीलिए यहाँ पे मार्केटिंग कंसेप्ट डेवलप होता है. तो ये एक समराइज किया जाना हो तो ये देखो, ये टेबल जो है उसके अंदर बताया गया कि सबसे पहले सेल्फ सफिशिएंट स्टेज है, उसके बाद में एक्सचेंज ओरिएंटेड, फिर प्रोडक्शन चेंज, फिर प्रोडक्ट ओरिएंटेड, फिर सेलिंग और लास्ट में मार्केटिंग कंसेप्ट. आज का जो कंसेप्ट है मार्केटिंग, वो पूरी तरह से डेवलप्ड हुआ हमारे सामने एक स्टेज है. अब ये देखो एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेट एंड पोजीशनिंग. एसटीपी मॉडल्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. पहले मार्केट सेगमेंटेशन हम जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने इसी यूनिट में पहला जो चैप्टर था उसके अंदर ये किया था. पहला टॉपिक मार्केट सेगमेंटेशन. इट इज अ प्रोसेस ऑफ सब डिवाइडिंग मार्केट into distinct subset of customers and develop separate marketing program for each subset. यानी क्या करना है? मार्केट सेगमेंटेशन यानी मार्केट में अलग अलग हिस्से बनाना. कस्टमर एक जैसे हो तो उसको अलग हिस्से में डालो और उनकी जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करो. यहाँ पे ये जो कस्टमर है वो हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं या होमोजीनियस भी हो सकते हैं, एक जैसे भी या तो अलग अलग भी हो सकते हैं. अब टारगेटिंग. आफ्टर आइडेंटिफाइंग मार्केट सेगमेंट्स द मार्केटर्स. अब यहाँ पे क्या किया जाएगा? तो मार्केटर्स डिसाइड करेंगे कि विच प्रेजेंट द ग्रेट अपॉर्चुनिटी, विच इज द इट्स हाईएस्ट टारगेट मार्केट. यानी उसका टारगेट मार्केट कौन, किसको अपने ज्यादा अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर पाएंगे. हमारे सामने 50 अलग अलग सेगमेंट होंगे, पर उस 50 से 50 को अपने एक साथ में सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे. तो उसमें से कौन सा वाला होगा जिसको हम ज्यादा अच्छी तरह से सेटिस्फाई कर पाए, ये देखना है. For each, the firm develops its positions in the minds of the target buyers to provide some benefits. Companies perform best when they choose their target market carefully. तो मार्केट को सिलेक्ट करने के टाइम पे बहुत ध्यान देना पड़ता है. टारगेट मार्केटिंग इज द एक्ट ऑफ सिलेक्टिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दोज मार्केट्स दैट कंपनी कैन सर्व मोस्ट इफेक्टिवली. यानी ये याद रखना है ये पूरा लाइन को, टारगेट मार्केट यानी कि ऐसा सिलेक्ट करना जिसको अपने सबसे अच्छी तरह से सिलेक्ट कर पाए. फिर आता है लास्ट में पोजीशनिंग, STP, उसमें से P लास्ट में आता है वो पोजीशनिंग. गेनिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस थ्रू डिफरेंशिएशन इज द की टू सर्वाइवल. यानी अगर सर्वाइवल करना है तो क्या करना है? आपको अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं मार्केट में कहाँ खड़ा हूँ. डिफरेंशिएशन कुड बी डन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग लाइंस, जैसे प्रोडक्ट, सर्विस, चैनल, प्राइसेस, पीपल एंड यूनिट्स. इसमें से कोई भी जगह पे किया जा सकता है. अब डी देखें, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशन. इन सब के बीच में अंदर अंदर क्या रिलेशनशिप है वो बताना है आपको.
तो इंटर रिलेशनशिप को अपने ये प्रोसेस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहला तो लिखा है, देखिए इसमें, आइडेंटिफाइंग द प्रोफाइल। प्रोफाइल यानी मैप, एक नक्शा जैसा क्रिएट करना माइंड में कि कौन हमारे कस्टमर्स होंगे। डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर्स हु डिफर्स, अलग अलग बायर के ग्रुप जो अलग है अपने नीड और प्रेफरेंस के मुताबिक, अपनी ज़रूरतें अलग अलग तुम्हारे सामने पेश करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन इज सिलेक्टिंग एंड कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दोज मार्केट्स वेयर दैट कंपनीज कैन सर्व मोस्ट इफेक्टिवली। यानी हम सिर्फ उन्हीं मार्केट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे जहां पे हम सबसे ज्यादा अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाए। सिलेक्ट वन और मोर ग्रुप टू एंटर इनटू मार्केट्स, जिसको अपने मार्केट टारगेटिंग बोलते हैं। हम सिर्फ उन्हीं ग्रुप के अंदर जाएंगे या उन्हीं ग्रुप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे जो ग्रुप तक हम पहुंच पाए। आफ्टर एस्टैब्लिशमेंट एंड कम्युनिकेशन विद द individuals about the unique benefits to the target segments, it should be market positioning. After establishment और communication करने के बाद में यहाँ पे अपने टारगेट, हम मार्केट की पोजीशनिंग अपने क्रिएट करेंगे। इसका मतलब मैं मार्केट में कहाँ पे हूँ, मार्केट में मेरी पोजीशन क्या है, कौन से कस्टमर्स मेरे हैं और कौन मेरी तरफ आएगा, वो सब। For example, Volvo develops its cars for buyers whom safety is a major concern. Volvo के लिए सबसे important बात क्या है, सेफ्टी। Volvo therefore positions its cars as the safest a customer can buy. जबकि स्कॉर्पियो की बात करें, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, तो व्हीकल ऐसा कि लग्जरी और कंफर्ट दोनों दे। तो अपने आप को एक लग्जरी कार भी बोलते हैं और साथ में एसयूवी का थ्रिल भी आपको मिले, ये दोनों चीजें साथ में। तो एडवर्टाइजमेंट हमेशा ऐसे ही बनाई जाती है कि जिससे सामने वाले को ये दोनों चीजें साथ में दिख रही है। ऑल्दो द डिजाइन ऑफ द व्हीकल वो एसयूवी के साथ में रिजेंबल करता है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केटिंग ऐसे किया जाता है कि जैसे ये एसयूवी नहीं, कोई लग्जरियस कार है, इस तरह से उसको मार्केट किया जाता है। अब देखो लेवल्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। एक तो सबसे पहले marketing program. It is targeted to the needs and wants of a local market. क्या करेंगे, लोकल मार्केट की जरूरतों को पूरा करने की बात करें कि हम हमारे सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, लोकल मार्केट। लोकल मार्केट अगर आप सेटिस्फाई ना कर पाओ तो बाहर जाने की कोई मतलब ही नहीं है। फिर नीश मार्केट यानी पोजीशनिंग, ये नैरो कंसेप्ट है। नैरो कंसेप्ट यानी क्या, कि इट इज डिफाइंड एज कस्टमर ग्रुप सीकिंग अ डिस्टिंक्ट मिक्स बेनिफिट। Marketers usually identify niches and dividing a segment into सब segment। कोई एक चीज है, समझो कि वाटर प्यूरिफायर, तो वाटर प्यूरिफायर में नीच मार्केट का मतलब क्या, कि पानी प्यूरिफाई करने वाला मशीन, पानी साफ तो देना ही चाहिए ना। तो ये हो गया तुम्हारा सबसे बेसिक उसका पोजीशन, कि तुम जब भी वो चीज घर पे लेके आओगे तो तुम्हारे माइंड में एक बात तो है कि ये जो चीज मैं घर पे लाया हूँ उससे मुझे पानी साफ मिलेगा। तो ये उसकी बेसिक वैल्यू, उसको नीश मार्केट बोला जाता है। देयर आर टू अदर कंसेप्ट ऑफ लेवल्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन एंड दे आर, एक मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग यानी मास प्रोडक्शन, सबके लिए प्रोडक्शन करो बहुत ज्यादा। मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड मास प्रमोशन ऑफ वन प्रोडक्ट, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेकिन बहुत ज्यादा बनाओ। मास मार्केटिंग क्रिएट्स लार्जेस्ट पोटेंशियल मार्केट लोअर कॉस्ट, लेकिन मास मार्केटिंग के फायदे के साथ में नुकसान भी है। फायदा ये है कि इससे एक ही प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना है और सस्ते में सस्ते तरह से उसको प्रोडक्ट को बना पाएंगे अपने, कॉस्ट एकदम कम, लोअर प्राइस और प्रॉफिट इंक्रीज होगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट फेल तो मार्केट पूरा फेल हो जाएगा अपना। फिर माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग का मतलब हजारों प्रोडक्ट बनानी है, हर अलग अलग कस्टमर को ध्यान में रख के हजारों प्रोडक्ट बनानी है। तो वो आती है तुम्हारी माइक्रो मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी के अंदर।
फिर फोर्थ आता है, देखो, कस्टमराइजेशन मार्केटिंग. इट इज रिलेटेड विद द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर्स. हियर प्रोडक्ट इज फॉर्मुलेटेड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन गिवन बाय बायर्स. यानी यहाँ पे जब अपने प्रोडक्ट की बात करें, इट इज रिलेटेड विद द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कस्टमर, यानी कुछ कस्टमर के साथ में कनेक्टेड है. तो प्रोडक्ट हम क्या, जो बायर ने स्पेसिफिकेशन दी है, मतलब जैसे बायर ने बोला कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वैसे ही प्रोडक्ट उसको बनानी है. जैसे मकान बनाना, तो जैसे बायर ने बोला वैसे ही अपने उसको बना के देना है. अब कंक्लूजन, these levels of segmentation may be difficult to implement for complex products such as automobiles, and it can raise the cost of goods to improve more than the customer is willing to pay. याद रखना है यहाँ पे कि ये जो लेवल ऑफ सेगमेंटेशन है वो डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करने का. कारण क्या है उसको डिफिकल्ट होने के पीछे? कारण कि हमेशा कस्टमर यही चाहता है कि उसको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट कम से कम प्राइस के ऊपर मिल जाए. इसीलिए यहाँ पे सेगमेंटेशन भी डिफिकल्ट हो जाता है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना भी हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है.